नमस्कार, मैं राम प्रताप और आज आपको राष्ट्रपति जी के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इसमें शामिल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति मतलब एक राष्ट्रपति 52 से लेकर 78 के बीच के जो आर्टिकल है उसी को हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ। उसके बाद ये भाग 5 में है, क्योंकि संघ भाग 5 किसका भाग है? संघ का। तो संघ में राष्ट्रपति भी आते हैं, ये ध्यान रख लेना। प्रधानमंत्री भी आते हैं, ठीक है, महान्यायवादी भी आते हैं। ये सब जो है वो संघ के अंतर्गत में ही आएंगे, भाग 5 में ही वो सब आएंगे। तो हम जो ये पढ़ते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है या राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस भाग में दी गई है, तो भाग 5 के अंतर्गत सारी चीज़ शामिल की गई है। एक बात और ये है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से इनके कार्य, किस देश से प्रभावित इसके कार्य लिए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है इनके कार्य क्या हैं और ये जो है इनको क्या कहते हैं कि किस किस नामों से जानती है, सब कुछ देखेंगे इसमें। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। और यहाँ पास आप देखेंगे कि इनको जो है संविधानाध्यक्ष भी कहा जाता है, इनको संविधानाध्यक्ष भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहली बात यह है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो आपको बताना है कहां से? अमेरिका से। और इसके कार्य कहां से प्रभावित है, तो कार्य कहां से प्रभावित है, तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। तो पद जो है हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। और कार्य हमने कहां से? तो कार्य जो है ब्रिटेन की। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो कार्य है वो ब्रिटेन के जो महारानी है वहां से मिलता जुलता है, ठीक है। और ये जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद है वहीं से हमने भारत के राष्ट्रपति का पद भी लिया है, वहीं से प्रभावित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अपनाया गया, तो अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ब्रिटेन की। ये चीजें आपको ध्यान रख लेना है। ये 2 पॉइंट जो है मेन है, आपको आगे काम आएंगे। आगे अनुच्छेद 52 जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात ये लिखा है यहाँ पास, आप देखेंगे संघ की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद ये शॉर्ट में लिखा हूं, बाकी बहुत सारी चीजें बातें अंदर लिखी हैं इसमें। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपना कार्य जो है या वह कार्य जो है वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवा सकते हैं। ये किस में लिखा है? यहाँ पास। तो ये ध्यान रखना कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है आपको। और ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करा सकते हैं, वो किसी को आदेश दे देंगे, वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करा सकते हैं। आगे आ जाता है अनुच्छेद 54। इसमें लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो इसमें देखेंगे अब, मतलब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। तो आपको बता दूं मैं कि यहां पास जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग भाग लेते हैं। इसमें जो है 70वां संविधान संशोधन देखेंगे, 70वां 1992 में जो है 1992 में
जो है ये तय कर दिया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी पांडिचेरी बोलिए या पुदुचेरी बोलिए, दोनों एक ही है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। जनता तो डायरेक्ट वोट नहीं करती, यहाँ पास जो है होता क्या है कि हम जो है विधायक को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं। वो सांसद और विधायक कहाँ वोट करते हैं, कहाँ, राष्ट्रपति को। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बातें जो है जो आप देखेंगे अनुच्छेद 54 में आपको मिल जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो केंद्र शासित प्रदेश 2 है दिल्ली, अभी तो वर्तमान में तो 9 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो लेकिन जो है जो दिल्ली और पांडिचेरी जो है वो 70वां संविधान संशोधन 1992 से भाग लेना चालू कर दिया है। कहाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहाँ पास एक वर्ड आया है निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य का मतलब यही है कि आपको पता है, जैसे संसद को ही लेके समझा रहा हूं मैं आपको, ये संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों से मिलकर संसद बनती। तो यहां पास आप देखेंगे कि मैं बोला कि लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, अब यहां पास अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 552 है, वर्तमान में 545 है, ठीक है। और सॉरी यहां 545 है और अधिकतम कितना है 552, कितने हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 543। और यहां 245, अधिकतम कितने 250। तो यहां पास समझिएगा, यहां पास जो निर्वाचित सदस्य कितने हैं 543। ये जो दो है वो एंग्लो इंडियन होते हैं। वो कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। आपको पता है 331 में ये उल्लेख किस में लिखा है, ये अनुच्छेद 331 में ये बात लिखी गई है कि लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। वो कहां से, यहीं से। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें 543 सदस्य भाग लेंगे, ना कि 545 सदस्य भाग लेंगे। क्यों, क्योंकि ये निर्वाचित नहीं है ना, इनको तो मनोनीत किया गया। और यहां पास जो है 12 सदस्य जो है ये कहां लिखा है, 80 के 3 देखेंगे आप, अनुच्छेद 80 का 3 देखेंगे, उसमें ये बात लिखी है कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये जो 4 क्षेत्र हैं, यहाँ से हैं जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे राज्यसभा में। तो यहाँ पास आप देखेंगे 3 मतलब 233 लोग भाग लेंगे, ये 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल को बोला, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 230 प्लस एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए है। तो यहाँ पास जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे ये 230 भाग लेंगे, ना कि ये लेंगे। क्यों, क्योंकि इनको तो मनोनीत किया गया ना, ये निर्वाचित थोड़ी हुए हैं। तो इसलिए जो है निर्वाचित सदस्य, ये समझ लीजिए आप, ये लिखा है। और एंग्लो इंडियन होते कौन है, एंग्लो इंडियन वो है जो पिता वर्ग जो है यूरोप का और माता वर्ग भारत का, ये दोनों के जो बीच के बच्चे हैं उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहते हैं। कई जगह आपको ब्रिटेन के पिता वर्ग और भारत की माता वर्ग मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सही है। सही यूरोप के पिता वर्ग, क्योंकि यूरोप में कई देश आते हैं और कई देशों ने शासन भी किया है यूरोप के भारत में। तो यूरोप के पिता वर्ग और माता वर्ग जो है वो भारत का, इन दोनों के बीच के जो बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और लगभग जो है 4-5 हज़ार एंग्लो इंडियन हैं भारत में। तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। तो ये आपको 54 समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 54। और जो है राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है एकल संक्रमणीय है पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ये ध्यान रख रहिएगा। ये किस में लिखा है, तो 55 में। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल।
राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितना है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आप देखेंगे तो 5 वर्ष, 5 वर्ष है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष, ये आपको यहीं दिख जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले ये अगर चाहें तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके वो पद से मुक्त हो सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, ये ध्यान रख लेना, ये यहाँ लिखा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 57 या 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पात्रता। मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, मतलब वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, वो जीत सकते हैं और फिर से बन सकते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका में। जबकि भारत में कोई व्यक्ति है वो जब तक चाहे तब तक बन सकता है वो राष्ट्रपति, ये ध्यान रखे रहना है आपको। ये दोबारा नियुक्ति के पात्र हैं। आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक ही हैं जो राष्ट्रपति रहे हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं वो। तो ये ध्यान रख लेना कि 1952 से लेके 1957, फिर 1957 से 5 वर्ष 1962 तक, तो 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्यताएं। अब राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, पहला क्या हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और लाभ के पद में ना हो। ठीक है। ये चीजें जो है ये राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए योग्यताओं में शामिल किया गया है। मतलब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पे न हो। तो लाभ के पद में आप देखेंगे सरकारी नौकरी को लाभ के पद के दायरे में रखा गया है, जबकि मंत्री ये सब लोग लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये ध्यान रखना, लाभ के पद में जैसे स्थायी नौकरी है किसी की परमानेंट, वो भी लाभ के पद में आ जाएगी। और समय समय पर कोर्ट जो है लाभ के पद को निर्धारित करते अपने तरीके से व्याख्या करती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो वो समय समय पर अपनी व्याख्या करती रहती है कि लाभ का पद जो है वो क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है ना, किसको किसको लाभ के पद मानेंगे हम, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है आप देखेंगे भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो और योग्यता रखें, और ये सब कहाँ लिखी है, ये सब 58 में लिखी, ठीक है। आप यहां पास देखेंगे ये चीजें। और ये लिखा है राष्ट्रपति पद की शर्तें, ठीक है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो सीधी बात है, राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं इसमें ये बातें हैं। और हाँ, एक बातें ध्यान रख लेना, यहाँ पास जो है पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया ना हो। पागल जो दिमाग से कमजोर हो, मतलब वो दिमाग काम ना करता हो, विकृत चित्त हो, वो पागल। और दिवालिया कौन है, दिवालिया जब संपत्ति से ज़्यादा आपके कर्ज बढ़ जाएं, संपत्ति से ज़्यादा कर्ज बढ़ जाएं, और उस समय जो है कोर्ट जो है, न्यायालय जो है वो दिवालिया घोषित करती है। तो ये ध्यान रख लेना कि दिवालिया कौन घोषित करता है, तो न्यायालय करती है। हम चाहें कि दिवालिया घोषित हो जाए, मान लीजिए हमारी संपत्ति 1 लाख है, हम 10 लाख कर्ज ले लें और चाहें तो कि हम दिवालिया हो गए, ऐसा नहीं होता। वो कोर्ट तय करेगी, दिवालिया घोषित घोषित करेगी, आप नहीं। हो सकता है कि आप जो कोर्ट के शरण ले तो चले जाएं, तो आप हो सकता है कि दिवालिया घोषित कर दे कोर्ट आपको। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, दिवालिया। तो दिवालिया वो पागल ना हो,
ये सारी चीज़ें बातें हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें, ये जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें, तो ये ध्यान रखना, पागल और दिवालिया में यही अंतर है, दिवालिया कोर्ट तय करती है। 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अब जो है शर्तें जो है इसमें देखेंगे, राष्ट्रपति के लिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है, पद के लिए कोई खड़ा होता है चुनाव के लिए, तो 50 प्रस्तावक और लिखित में होना चाहिए और 50 अनुमोदक। 100 लोगों का समर्थन पहले होना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होने चाहिए। 100 लोग जब तक नहीं होंगे तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं तो आप देखोगे कि सभी लोग जो है कुछ ना कुछ तो किस्मत आजमाते हैं, या कुछ नाम के लिए कुछ भी, मतलब जान रहे हैं, उनको पता है कि जमानत जब्त हो जाएगी और मिलना जुलना कुछ है नहीं, तो फिर भी वो चुनाव लड़ देते हैं ताकि पेपर में नाम आ जाए कि इस पद के लिए इतने लोग जो है वो चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उनकी, जो राष्ट्रपति का पद आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा पद है, तो इसके लिए जो है बहुत सारे जो है पद के लिए आवेदन ना आए, क्योंकि दिक्कत होगी। क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो गिनती या वोटों की गिनती तब तक होती रहती है जब तक 50% + 1 ना की रेशियो ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, मतलब इतना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना। तो राष्ट्रपति पद की शर्तें में यही है कि 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, मतलब टोटल 100 लोगों का पहले आपके पास समर्थन होना चाहिए, उसके बाद ही राष्ट्रपति का फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आप चुनाव लड़ेंगे। तो नहीं तो सब लोग देखते ही होंगे आप लोग, अगर पंच का, सरपंच का, ये सब का चुनाव आया था तो घूमते रहेंगे और बस फॉर्म डाल देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ ना हो, क्योंकि फिर दिक्कतें होती हैं, आसान नहीं, बड़ा कठिन काम है यहाँ पास चुनाव का प्रक्रिया जब देखेंगे आप तो इसलिए इनकी ज़्यादा संख्या ना हो। आप देखते हैं कि अक्सर आपको 2 ही मिल जाएंगे राष्ट्रपति के पद के खड़े होने के लिए, आप देखते रहिए। उसके बाद जो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति पद की शपथ। तो संविधान संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ जो है वो कौन लेते हैं, वो राष्ट्रपति लेते हैं, और अनुच्छेद 60 के तहत। इसीलिए एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, 2-4-5 साल होते होंगे, मुश्किल से 2-4 साल या 5 साल होते होंगे। इसके बीच में देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे अगर यूपी पीसीएस का, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति पद की, राष्ट्रपति नहीं, कि तीसरी अनुसूची में किसके शपथ का उल्लेख नहीं है, तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनकी जो है वो पूछे तीसरी अनुसूची में इनका उल्लेख नहीं है। इनका उल्लेख तो अनुच्छेद 60 में किया गया है ना, और आपको मैं बता चुका हूं, और नहीं भी बताया हूं तो आप सुन लीजिए अभी, कि जो अनुसूची बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो बातें हमने अनुच्छेद में कह रखा है, कुछ बातें छूट गई, जिनको अब अनुच्छेद बढ़ाना भी नहीं चाह रहे, तो इनको शामिल किया गया अनुसूची में। तो अनुच्छेद में जो ये बातें कह दिए हैं, अनुच्छेद 60 अनुच्छेद में तो कह दिए ना, जो बातें बची थी वो अनुसूची में डाल दी, जिनके शपथ का उल्लेख इधर उधर नहीं कर पाए, हमने आर्टिकल में नहीं कर पाए, तो वो उसको अनुसूची में डाल दिए। तो यहां पास देखेंगे आप कि जो अनुच्छेद 60 है उसमें राष्ट्रपति पद की शपथ है। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 60। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताई गई है किसमें, 61 में। और आपको पता है कि महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, कहते हैं कि ये जो है आप देखेंगे कि सिर्फ महाभियोग जो है राष्ट्रपति के लिए ही यूज होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उनके ऊपर भी महाभियोग लगता है, लेकिन उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जबकि यहाँ जो है महाभियोग लगाया जाता है। बस महाभियोग किसके लिए यूज होता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी चालू हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रख रहिएगा, आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग राज्यों के विधानमंडल भी लेते हैं, विधानसभा लेती है, सॉरी, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आती हैं। तो आप सिर्फ विधानमंडल, विधान परिषद तो भाग लेती नहीं है इसमें, तो विधानसभा भाग लेती है। तो लेकिन जब इनको हटाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें विधानसभा भाग नहीं लेती, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान रख लेना। तो ये रहा 61।
और उसके बाद जो है अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 में आपको दिखा राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। तो राष्ट्रपति के पद को जो भरने के लिए जो चुनाव का समय है वो कितना होना चाहिए? तो 6 महीने। 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति जो है 6 महीने के अंदर में राष्ट्रपति के पद के जो खाली है पद उसको भरना पड़ेगा आपको। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर जो है जैसे यहाँ लिखा ना राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, चुनाव कराने का समय कितना है? 6 माह। 6 माह के अंदर में चुनाव कराना आवश्यक होगा। लेकिन अगर देखेंगे आपकी मान लीजिए 3 महीने बचा है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब वो समय पे ही चुनाव होगा, बीच में चुनाव नहीं होगा, बीच में चुनाव नहीं होगा। और राष्ट्रपति के पद के जो अवधि है उसको या फिर कार्यकाल उसको पूरा होने से पहले, मान लीजिए ये जो है राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल मान लीजिए कि 22 मई को खत्म हो रहा, मान लीजिए, तो इनको जो है 22 मई 2022 को बोल देते हैं, 2022 को खत्म हो रहा मान लीजिए, तो जो चुनाव है वो किसी भी कंडीशन में जो है 21 मई से पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बातें हैं। लेकिन मान लीजिए इनका 22 मई को ये इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है, लेकिन इन्होंने 22 मार्च को ही इस्तीफा दे दिया है, तो ये जो चुनाव है वो बीच में नहीं होगा, वो समय पे ही होगा। मतलब सीधी बात ये है कि 6 महीने से अगर कम समय बचे हैं तो उसके लिए उपचुनाव या दोबारा चुनाव नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखे रहना है आपको। यहां अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो उस समय या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उस समय उनका कार्य कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रख लेना, उपराष्ट्रपति। 71 राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विषय। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद हैं वो सीधे कहां जाते हैं? वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो इधर नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव से संबंधित विवाद है या विषय है वो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। वो उनकी प्राथमिकता होती है, मतलब प्रारंभिक जांच होगी वहीं पूरी चीजें। क्योंकि देखिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 2 राज्यों का विवाद है, ये सब मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन, ये मामले ऐसे हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहीं पास जो है इनके चुनाव की बात जो है वो जाएंगे डायरेक्ट वहीं। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 72 क्षमादान संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान कर सकते हैं, यहां तक कि वो मृत्युदंड की सजा को भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये मृत्युदंड की शक्ति जो है वो मेन जो है आप देखेंगे मृत्युदंड जो है मेन जो है मृत्युदंड जो है वो माफ जो करते हैं वो लिखा है 72 के 3 में, अनुच्छेद 72 एग्जैक्ट जो बता रहा हूं वो यही लिखा है। बाकी आपको तो दिख जाएगा क्षमादान संबंधी शक्तियां अनुच्छेद 72 में। तो इसी में जो है जैसे सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड भी माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड की सजा भी माफ कर सकते हैं, और कोई सजा ऐसी है जैसे उम्र कैद की सजा है तो उसको उम्र कैद की सजा को 10 साल 5 साल में भी बदल सकते हैं। वो पावर किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। देखिए राज्यपाल को भी क्षमादान संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे देखिए अनुच्छेद 72 है में राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियां, इसमें 89 जोड़ेंगे तो 161 ठीक है। 161 में जो है आप देखेंगे कि राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां, लेकिन सेना न्यायालय द्वारा दिया गया दंड और मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, लेकिन वो चीजें जो है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये ध्यान रख रहना। और जो संघ सूची और संवर्ती सूची के जो विषय हैं उस पर भी अगर कोई दंड दिया गया तो उसको भी माफ कर सकते हैं, वो कौन? राष्ट्रपति। ये बातें ध्यान रख रहना। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72, ये ध्यान रख रहना।
अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आपको पता है कि अधिकतर कार्य जो है वो राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करते हैं। तो आप देखेंगे इनके लिए जो है राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये बातें किस में लिखी हैं? 74 में, 74 में। भारत के महान्यायवादी 76 में है। आपको पता है कि भारत के जो महान्यायवादी हैं वो प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, या और भारत सरकार के ये वकील कहे जाते हैं, ठीक है, भारत सरकार के वकील। तो और ऐसे ही जो है आप देखेंगे जैसे महान्यायवादी हैं, ऐसे ही राज्यों में जो है वो महाअधिवक्ता होते हैं, वो महाअधिवक्ता होंगे। कहाँ? आप देखें 76 में, ठीक है, इसमें 89 जोड़ दीजिए, 165 जो आएगा इसमें महाधिवक्ता है, ठीक है। तो महाधिवक्ता जो कार्य जो देखेंगे आप कि केंद्र की सरकार के लिए महान्यायवादी करते हैं, मतलब केंद्र के वकील कौन है? महान्यायवादी। वैसे राज्यों के वकील या फिर हर राज्य में एक होते हैं महाधिवक्ता, तो वो किसके वकील होते हैं? वो राज्य सरकार के वकील होते हैं, वो सरकार के पक्ष रखते हैं, राज्य सरकार के। जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार के पक्ष रखते हैं कोर्ट में, जो महान्यायवादी हैं वो केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट में। तो ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पास जो है 76 इसलिए लिखा है कि जो अनुच्छेद 76 है भारत के महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो 76 में लिखा है। और ये जो है किसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्य व्यक्ति होगा उसी व्यक्ति को जो है वो भारत के महान्यायवादी बनाएंगे। 78 में लिखा है राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सूचना देने संबंधी प्रधानमंत्री का कर्तव्य, इसमें यह होता है कि अगर कोई दिक्कत हो रही है या फिर कोई कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को देते हैं, इसकी सूचना राष्ट्रपति को देते हैं। आप देखे होंगे कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक जो हुआ था, आप देखे होंगे, उसमें जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास आए थे सूचना देने कि हाँ ऐसा हो चुका है, ठीक है, ऐसा कर दिया गया है। तो ये जो होता है जितने भी काम हैं उसके बारे में सूचना कहाँ देते हैं? राष्ट्रपति को। कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी जो विवाद चल रहा है चीन के साथ, ये चीजें, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री देंगे इनको, ठीक है, चाहे जाके दें या फोन पे दें या कैसे भी दें वो, या फिर राष्ट्रपति चाहें तो उनसे जानकारी मांग सकते हैं, या तो वो अपने से आके दे देते या फिर राष्ट्रपति को लगता है मांगना चाहिए तो मांग लेते हैं, और हालांकि देते ही देते हैं, आके ये चीजें बताते हैं कि ये चीजें चल रही हैं। तो ये ध्यान रख लेना। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 78 में। तो ये सारी चीजें मेन रही हैं राष्ट्रपति से संबंधित। और आपको बता दूं कि जो आपको बताया था कि 12 सदस्यों का मनोनयन, क्योंकि आपको पता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं जिसको राष्ट्रपति जो हैं वो 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ करते हैं? राज्यसभा में करते हैं। ये 12 सदस्यों का जो मनोनयन की जो बातें हैं वो हमने कहाँ से ले रखी है? तो ये चीज़ें हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ये ध्यान रख लेना, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया। तो ये पूरी चीज़ें रही हैं राष्ट्रपति से संबंधित, जो मुख्य बातें रही हैं वो इसमें हमने शामिल किया था। इसके बाद जो भी और भी महत्वपूर्ण है, इनके कार्य हमने नहीं पढ़ाए हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे हम कर लेंगे। तो ये चीज़ें रही हैं। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।